वो अपना फेथ जो है वो छोड़ते जा रहे हैं। तो मैंने वहाँ जाके सोचा कि मैं उनको इनकरेज करती हूँ, उनके बच्चों को छोटा सा संडे स्कूल शुरू कराती हूँ ताकि वो अपने फेथ में स्ट्रॉन्ग हो जाएं और इस तरह ना करें। खुदा आपके चैलेंजेस में भी आपकी मदद करता है, बिल्कुल, और आपको रिसोर्सेज भी देता है अगर आपकी उस रोया पर कायम रहते हैं। बच्चों को अच्छा सिखाने के लिए जो टीचर्स उनको सिखाते हैं उनकी ट्रेनिंग्स बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर बेहतर तरीके से वो जवाब दे पाएंगे तो मेरा ख्याल है कि वो बेहतर इंसान भी होंगे, इंसान भी होंगे और लीडर्स भी होंगे। बिल्कुल। हमारे कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि उसने हमारे पैदाइश से पहले ही हमारे दिन भी गिने हुए हैं और हमें उसने प्लान किया हुआ कि हमने क्या करना है। खुदा पर भरोसा रखने वाली औरत ताकत की नहीं, बरकत की इलामत होती है, जो कि दूसरी ख़वातीन को भी बुलंद करती है। मैं हूं आपकी होस्ट महनाज जावेद और आप देख रहे हैं साझा पाकिस्तान सीज़न 4। साझा पाकिस्तान नाम है एक सोच, एक विजन और एक जद्दोजहद का। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम साझा पाकिस्तान में ऐसी ख़वातीन को मुतारिफ़ करवाते हैं, ऐसी मसीही ख़वातीन को जिन्होंने अपनी जद्दोजहद, लगन और मेहनत के साथ अपने गोल्स को अचीव किया और कामयाब ज़िंदगी गुजार रही हैं। साझा पाकिस्तान में आप जान पाते हैं मसीही औरत का अंदाज़े क़यादत। जी नाजरीन, आज जिस खातून से आपको मुतारिफ़ करवाने जा रही हूँ वो एक एजुकेशनिस्ट हैं, थियोलॉजियन हैं, और जैसे जैसे हम उनसे बात करेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। तो आइए आपको मिलवाते हैं साजदा इकबाल से। जी साजदा, आपको साझा पाकिस्तान में खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया आपकी दावत का, और यहाँ आकर मुझे बड़ी खुशी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया। जी साजदा, मैं चाहती हूँ कि आप हमें अपनी अर्ली लाइफ के बारे में, अर्ली एजुकेशन के बारे में, आपका ताल्लुक़ कहाँ से है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ठीक है, थैंक यू। मैं रनाला खुर्द के पास ही, जहाँ पे आप अक्सर आपका गुजरना होता है जी। तो अख्तराबाद एक छोटा सा कस्बा है, उसके पास एक गांव में मैं पैदा हुई। और खुदा का शुक्र है कि मेरे जो वालिदैन हैं वो दोनों पढ़े लिखे थे, और अब्बू मेरे जो हैं वो टीचिंग के प्रोफेशन से मुंसलिक थे जी। और जो है पूरी फैमिली को उन्होंने जो है वो एक तो जो है वो तालीम की तरफ राग़िब किया और बहुत मेहनत की, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने खुदा के कलाम को हम सब बहन भाइयों को सिखाया। तो मेरा जो आगाज़ है वो उस गांव से होता है, एक छोटे से गांव में जो अख्तराबाद के पास है। वहाँ से मैंने अपनी अर्ली एजुकेशन हासिल की, फिर लाहौर आकर जो है वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी की, और फिर खुदा का शुक्र है कि उसने मुझे मौका दिया कि मैं यूके में जा सकी। वहाँ पर मैं बैचलर्स इन थियोलॉजी कर सकी। जी। यहाँ पर जो मेरी एजुकेशन थी ज़्यादातर वो सारी एजुकेशन में की, क्योंकि टीचिंग के प्रोफेशन से मैं मुंसलिक थी। तो मैंने जो है वो अपना मास्टर्स इन एजुकेशन किया, और फिर उसके बाद जो है वो जब मैं यूके में थी तो वहाँ पर लोग रहने की ख्वाहिश करते हैं, और पाकिस्तानी होते हुए मुझे भी दावत भी दी गई और मशवरे भी दिए गए, और ख्वाहिश भी पैदा हुई कि एक अच्छे कंट्री में रहने के लिए फ्यूचर में प्लान करना चाहिए। लेकिन मैं समझती हूँ कि खुदा का प्लान कुछ और था। बिल्कुल। और मैं अपनी सारी जो बहनें या नाज़रीन जो देख रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि खुदा का बुलावा क्या होता है किसी की ज़िंदगी में। लोग वहाँ से आना नहीं चाहते, और खुदा मुझे वापस लेके आ रहा था। लेकिन खुदा का शुक्र है कि मैंने उसकी बुलाहट को, कॉलिंग को पहचाना, जो कि बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, और फिर उतना ही स्ट्रॉन्गली मुझे भी उसका जवाब भी देना था। तो यहाँ पर मैंने अपना ग्रेजुएशन के बाद बैग पैक किया और वापस आई। लोग मजाक कर रहे थे, आप समझ सकते हैं कि लोग तो यहाँ से जाने का, निकलने का करते हैं, और एक बेवकूफ़ बंदा जो है पाकिस्तान वापस आ रहा है। तो उन्होंने बहुत सारे सवाल भी किए, और कईयों ने कहा कि इधर क्या खाक खाने आ गए हो पाकिस्तान में, यहाँ पे धक्के ही मिलने हैं, ये है वो है। सो मैं समझती हूँ कि जो हमारे इर्द गिर्द लोग होते हैं वो हमारे
हमारी रोया को, हमारी बुलाहट को और हमारी लाइफ को नहीं जानते कि खुदा किस तरह से डायरेक्ट कर रहा है। लेकिन खुदा जो है वो हमारी लाइफ को, उसने हमारे कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसने हमारे पैदाइश से पहले ही हमारे दिन भी गिने हुए हैं और हमें उसने प्लान किया हुआ कि हमने क्या करना है। मुझे जो ज़बूर 139 इसलिए बहुत पसंद है कि वो हमारी माँ के बतन से पहले से ही हमें, उसने जब तख्लीक किया तो वो हमें जानता है, तो उसे पता था मैंने क्या करना है। इसलिए खुदा के रूह ने मुझे इतना स्ट्रांगली जो है वो कन्विक्ट किया, कायल किया कि मैं पाकिस्तान वापस आई। और यहाँ से सारी कहानी का आगाज़ होता है कि कैसे मैंने जो है वो फिर यहाँ आकर, मैं तो सोच रही थी कि मेरे पास एजुकेशन, मास्टर्स इन एजुकेशन है, साथ साथ मेरे पास बैचलर्स इन थियोलॉजी है, तो मैं या तो किसी बाइबल कॉलेज में पढ़ाऊँगी, साथ साथ में यूथ में काम करूँगी और साथ साथ जो है वो और खुदा की खिदमत के काम, बाइबल स्टडी कराऊँगी। लेकिन खुदा का प्लान फ़र्क था मेरे लिए। जी बिल्कुल साजदा, आपने बिल्कुल सही कहा कि हम नहीं जानते, क्योंकि इंसान होते हुए हम बहुत कुछ सोचते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन खुदा के प्लान्स हमारे लिए क्या हैं वो हम नहीं समझ पाते। और यकीनन जो खुदा के प्लान्स होते हैं वो बेहतरीन होते हैं, जो उसने हमारे लिए सोचा हुआ है। तो जैसे मैं पर्सनली जानती हूँ साजदा, आप एक एजुकेशनिस्ट होते हुए आपने बहुत से बच्चों की ज़िंदगी के लिए काम किया है। तो थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि इस सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ, कि जब आपने पहला मतलब जो था पहला ग्रुप ले लें या पहला एक जब स्टार्ट किया होगा स्कूल का, तो वो किस तरीके से ये ख्याल आया कि आपने अपने वहाँ अख्तराबाद से ही अपने बच्चों को वहाँ पे पढ़ाना शुरू किया उनके लिए, बाद में वो पूरा ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएं अपनी जर्नी के बारे में। ठीक है, थैंक यू, बहुत अच्छा सवाल है। और मुझे खुशी है कि खुदा ने फिर आगाज़ को ही बचपन से लेकर जो ख्यालात थे उसको कैसे फिर वहाँ जाके यूज़ किया। तो मैंने अपने बचपन में ये देखा था, गांव में, जिस गांव में हम रहते थे अख्तराबाद के पास, वहाँ पर कोई 50 के करीब क्रिश्चियन ख़ानदान थे और उनमें से 1-2 के बच्चे सिर्फ स्कूलों में पढ़ते थे। ठीक है। और ये एक बच्चे के लिए बहुत मुश्किल है ये देखना कि मैं स्कूल जा रही हूँ और मेरे साथ मेरी जो एज फेलोज हैं वो या तो क्लीनिंग का काम कर रहे हैं या ब्रिक वर्क कर रहे हैं। तो कई दफ़ा ये अंडरस्टैंड भी नहीं होता था, बट आई थैंक गॉड फॉर माय गॉडली पेरेंट्स कि उन्होंने बहुत ज़्यादा समझाया भी, ये जो क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स भी दिए कि खुदा का प्लान भी हर बंदे के लिए मुख्तलिफ है। दूसरा, उनकी ख़ानदानों की जो माली हालत है वो इस तरह की नहीं है कि वो अफोर्ड कर सकें स्कूल जाना, उनको काम करना पड़ता है कि वो अपने लिए खाना कमा सकें। सो ये मेरे लिए बड़ा पेनफुल था, स्पेशली उन लड़कियों के साथ जिनके साथ शाम को कई दफ़ा या वीकेंड पे मैं खेलती थी जी। वो स्कूल में नहीं है और वो घरों में काम कर रही हैं, एंड एट वेरी यंग एज 6, 7, 8, 9 years old जो लड़कियां थी और इवन लड़के भी। तो मैं समझती हूँ कि ये हमारे लिए बड़ा प्रिविलेज है कि खुदा ने हमें एक गांव में रहते हुए ऐसा माहौल दिया, ऐसे पेरेंट्स दिए, वसाइल दिए जो हमें स्कूल भेज सके। अब यही जो पेन था ना कि लोगों को, मैंने अपने गांव में पहले देखा कि बच्चे स्कूल नहीं जाते, तो ये बचपन से वहाँ पर था हमेशा से। और मैं समझती हूँ कि ये अभी तो काफ़ी लोग इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो गरीब हैं, वो चाहे क्रिश्चियन है चाहे मुस्लिम है, बहुत सारे बच्चे तालीम से महरूम हैं और मुझे यही फिक्र थी कि उनका मुस्तकबिल क्या होगा। तो जब मैं यूके से वापस आई, ख्याल तो ये था कि अब मैं यूथ में काम करूँगी, बाइबल स्टडीज़ कराऊँगी, बाइबल कॉलेज पढ़ाऊँगी, इस तरह का। लेकिन खुदा का प्लान जो है वो जो था आगाज़ से उसने शुरू कर दिया वहाँ पे। शुरू तो उसने शायद बचपन से ही किया था, इसीलिए उसने मेरे दिल में डाला। तो वहाँ पे जो है ना, एक गांव है हमारे गांव के साथ ही, अख्तराबाद के साथ, वहाँ पे एक भट्टे पे कुछ फैमिलीज थी 6-7 जो काम करती थी और वो अपना फेथ जो है वो छोड़ते जा रहे थे। ठीक है, और बहुत सारी वजूहात हैं, आप भी समझते हैं।
तो मैंने वहाँ जाके सोचा कि मैं उनको इनकरेज करती हूँ, उनके बच्चों को छोटा सा संडे स्कूल शुरू कराती हूँ ताकि वो अपने फेथ में स्ट्रॉन्ग हो जाएं और इस तरह ना करें। और दूसरा ये है कि उनका देखूं कि वो क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं या नहीं। तो जब मैं वहाँ उस गांव में गई, तकरीबन अभी उस वक्त तक 10 साल 15 साल गुजर चुके थे, तो मैंने देखा कि जो 7-8 बच्चे थे फ़र्क एजिस के, उनमें से कोई भी स्कूल नहीं जा रहा था। 7-8 साल से ऊपर बच्चे हैं वो तो बटों पे काम कर रहे हैं और जो छोटे हैं वो गलियों में फिर रहे हैं। तो बस ये देख के बहुत ज़्यादा दिल दुखा। बल्कि मुझे याद है कि 1-2 घरों में मैंने जब विज़िट किया तो आई वाज़ क्राइंग, वीपिंग विद मदर्स एंड ग्रैंड मदर्स कि हमारे क्रिश्चियन बहन भाई इस तरह की कंडीशन में हैं। और फिर मैंने उसी दिन से, अभी 2 दिन हुए थे मुझे यूके वापस आए, जी। और ये गाँव अगर आप हालत देखें उसकी तो आप हैरान हो जाएंगे। बहुत पुअर है विलेज। तो उसमें जाके मैंने घर घर में विज़िट किया, 7-8 ख़ानदान थे, फैमिलीज बिल्कुल। और उनको विज़िट करके उनके पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को कहा कि आप इनको भेजें संडे स्कूल। और जब संडे स्कूल शुरू किया तो मैंने देखा कि ये जो बड़े बच्चे हैं वो भी बाइबल नहीं पढ़ सकते। तो वहाँ से ख्याल आया कि अगर इनको लिटरेसी या कुछ पढ़ना लिखना सिखा दें तो ये शायद बाइबल पढ़ने के काबिल हो जाएंगे, खुदा का कलाम खुद पढ़ सकेंगे। तो बस उनको 10 बच्चे थे, उनको पढ़ाना शुरू किया वहाँ पर बैठ के। और ये है कि जब मैंने वो वहाँ पर शुरू किया, फिर मुझे फ्रेंड्स और जानने वालों की तरफ से फिर बहुत ज़्यादा तनकीद भी और मॉकिंग का और टॉन्टिंग का सामना करना पड़ा कि इतना पढ़ लिख के अगर यही करना था, टाटों पे बैठ के बच्चों को पढ़ाना था, ये तो कोई प्राइमरी पास भी कर सकता है। तो जो एक बंदा बाहर से आके एक विजन से, एक मिशन से, एक जज्बे से काम करना चाहता है ना, तो मैं सोचती हूँ कि कई दफ़ा लोग जो है ना, अगर वो हौसला अफजाई नहीं करते तो और उनको डिस्करेज भी नहीं करना नहीं चाहिए, करना ये चाहिए, ऐसे बिल्कुल। नहीं करना चाहिए। इसी वजह से हमारे बहुत से यंग बच्चे जो हैं वो कुछ करना नहीं चाहते खुदा के लिए, क्योंकि उनको वो फिजा या एनवायरनमेंट नहीं मिलता, यहाँ पर बैक सपोर्ट नहीं मिलती, कोई इनकरेजमेंट नहीं मिलती। तो यहाँ पे फिर खुदा का शुक्र है जो फैमिली सपोर्ट थी ना, मेरे पेरेंट्स दोनों ने कहा कि बेटा अगर खुदा की बुलाहट है तो कंटिन्यू रखो, कोई बात नहीं, खुदा जो है वो आपकी मदद करेगा। तो बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, टाट पे बैठ के 3-4 दिन उधर जाके रहती थी, 2-3 दिन वापस लाहौर में आके, और एक लड़का हायर किया। तो वो 10 बच्चों का हमारा जो है ना पहला स्कूल पहला शुरू हो बैच गया। था जो। अच्छा, अब ये है कि वो जो सारी स्टेशनरी थी वो मैं कैसे खरीदी, तो मैं तो एक स्टूडेंट ग्रेजुएट हो के आई थी, ना कोई सैलरी थी ना कोई पैसे थे। जी। I came with no penny, but with promise of God that He is in my life. और मैं उसकी मर्जी के सेंटर में हूँ। तो यही एश्योरेंस मेरे लिए हौसला अफजाई का बायस थी। तो मैंने क्या किया, बस अब्बू से कहा, अब्बू वो रिटायर्ड थे, उनके पास पेंशन थी। मैंने कहा मुझे पैसे दें, मैंने किताबें भी लेनी हैं, कॉपियाँ भी, स्टेशनरी भी। तो वो मेरे पहले डोनर थे। फिर फैमिली जो थी, बड़ी सिस्टर्स, बाकी लोग, उनके से कुछ पैसे लिए। फिर कुछ फ्रेंड्स थे यूके में, उन्होंने शुरू किया। सो बहुत सारी सपोर्ट इसी तरह से शुरू हो गई इन बच्चों के लिए। और खुदा का शुक्र है इस 10 बच्चों के स्कूल को 6 महीने हमने उधर ही चलाया। और मज़े की बात बताऊं कि ये है कि वहाँ पर ना तो कोई टॉयलेट था, वो एक छोटा सा ना चर्च का प्रेयर रूम था उसी विलेज में। विंडोज टूटी थी, हम कॉपियाँ किताबें लेके हर हफ्ते रख के आते थे, कोई उठा के ले जाता था। टार्ट्स थे, वो चटाइयाँ सी जो होती हैं वो टूटी फूटी सी, फर्श भी टूटा था, बस बुरा हाल था। और जो भी देखता था ना वो ये सोचता था कि मैं पागल हूँ, पूरी पागल हूँ, कि कौन पढ़ लिख के बाहर से आके गंदी जगह पे मिट्टी पे बैठ के पढ़ाना शुरू कर देता, और ऐसे बच्चों को। और 2-3 ने कहा हमने तो सोचा था आप यूके से आई हो, आपके पास बड़ा सा ऑफिस होगा, कुछ 10-15-20 लोग आपके अंडर काम कर रहे होंगे, इतनी बड़ी सैलरी होगी, अब आप लोगों से जो है चंदे इकट्ठे कर रही हो। सो पीपल डोंट नो गॉड्स प्लान इन योर लाइफ। और ये हार्डेस्ट पार्ट था मेरे लिए
कि खुदा ने मुझे भेजा है, मैं लोगों को कैसे बताऊं कि खुदा ने मुझे भेजा है। और इंसान के पास की तो बात नहीं, इंसान तो अच्छा ही सोचता अपने लिए। अब तक मेरी फैमिली बाहर होती, 18-20 साल हो गए हैं, उनमें से एक शख्स ने ना कभी विजिट किया है, ना ही कोई उधर सेटल है। 18-20 साल में मैंने सिर्फ मिनिस्ट्री को डेवलप किया। अब जो 10 बच्चों का स्कूल था, 6 माह से ज़्यादा हो गया हमें, अब बड़ी मुश्किल हो रही थी। बच्चे भाग भाग के घरों में टॉयलेट जाते थे, फिर घंटा लगा आते थे, फिर जो है वहाँ से किताबें उठा रहे थे लोग, फिर मिट्टी बहुत ज़्यादा थी, पीने का पानी नहीं था, तो कैसे कंटिन्यू करें। एक दिन मेरा ना शागिर्द था संडे स्कूल का, वो मेरे साथ पढ़ाना शुरू हो गया, तो मैंने कहा चलो दुआ करें कि खुदा हमें कोई प्रॉपर बिल्डिंग दे। तो मैंने जब उसके साथ दुआ की तो 2-3 दिन के बाद हमें एक ईमेल आई मेरे यूके फ्रेंड से, जो मेरे क्लासमेट्स थे। उन्होंने कहा कि हमें पता चला है कि आपने अभी वहाँ पर एजुकेशन का काम शुरू कर दिया है, तो हमने आपके लिए वहाँ पर फंड रेजिंग की है कुछ यूथ के साथ, तो हम आपको पैसे भेजना चाहते हैं, तो अपना अकाउंट नंबर दे। मेरे पास तो कोई अकाउंट नंबर भी नहीं था, मैं कौन सा कमा रही थी या कोई बिजनेस कर रही थी। खैर किसी के अकाउंट में हमने वो पैसे मंगवाए, और वो पैसे काफ़ी थे कि हम एक छोटा सा प्लॉट ले सके। ओके। तो फिर सोचा कि ये तो ठीक नहीं है, यहाँ पे तो कंटिन्यू, ये तो 10 बच्चे यहाँ पे मुश्किल से पूरे आते हैं, तो अगर और बच्चे भी पढ़ने लगेंगे तो फिर हमें तो प्रॉपर एक प्लेस चाहिए। तो बस ये सोच के उन पैसों को मैंने, जो लोकल लोग थे बहन भाई, उनसे मशवरा करके, तो लोग जो अख्तराबाद मेन रोड है, जीटी रोड, आप वहाँ से गुजरते हैं जी, तो वहाँ पे हमने एक प्लॉट देखा 10 मरले का। वहाँ पे हमने जो है ना एक कमरा बनाया, फिर आहिस्ता आहिस्ता और सपोर्ट आई, और फिर जो है ना वहाँ पे हमने बच्चे शिफ्ट कर लिए, एक रिक्शा हायर किया, 10 बच्चे वो भी आने लगे, और उसके बाद आहिस्ता 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 और विलेजेस में हमने जाके बताया, प्रमोट किया। और यहाँ पे ना चूँकि मेरे अबू के बहुत ज़्यादा ताल्लुकात थे, और वो आपको पता है कि जाज भाई को भी वो जानते हैं कि उनको भी बड़ा सपोर्ट करते रहे, और लोगों को भी, हर तरह के लोगों के वो बड़े सपोर्टर थे। तो मेरी बड़ी हेल्प उन्होंने की कि क्योंकि वो लोगों को जानते थे, लोग एज अ टीचर, एज अ बाइबल टीचर उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते थे, तो उन्होंने जाके लोगों को कन्विंस किया, मुझे मुतारिफ कराया। तो जल्दी से फिर जो है ना नए स्कूल में 30 बच्चे जो है ना हमारे हो गए, तो 10-12 वो बच्चे आए जी, वहाँ से, उस विलेज से एक ऑटो रिक्शा हमने हायर किया, और फिर उसके बाद जो है ना 20-30 और बच्चे आ गए। तो जो पहला साल था 2007 में, अक्टूबर 2007 में हम इस नए एक क्लासरूम वाले स्कूल में हम शिफ्ट हो गए। 4 दीवारी थी, सब कुछ कच्चा था, जो फर्श था, कमरा था, वॉशरूम का दरवाज़ा भी नहीं था शायद उस वक्त, कोई क्लीनर नहीं था। और आज मेरा ख्याल है कि लोगों के लिए ये बिलीव करना मुश्किल होगा कि मैं पहली क्लीनर भी थी। एजुकेशन का साथ साथ काम भी किया और साथ क्लीनिंग भी की, क्योंकि पैसे नहीं थे इतने कि किसी को हायर करते। और उसी जगह पर मैं रात को रहती थी और कोई गार्ड भी नहीं था, बिल्कुल। अगर आप कभी आएंगी देखें कि वो बिल्कुल मेन रोड पे है, जीटी रोड पे जी, और साथ में सारा एग्रीकल्चरल एरिया है, बड़ा खौफनाक भी है, डाकू वहाँ से गुजरते हैं, और मैं अकेली वहाँ रहती भी थी। तो ये आगाज़ हो गया जी 2000 जो है ना 6 में के एंड पे हमने जो है ना वो वहाँ पर शिफ्ट कर लिया स्कूल। साजिदा, यहाँ पे मैं ये पूछना चाहूँगी, जैसे आपने कहा आप वापस आए, एजुकेशन आपने कंप्लीट की, जब वापस आए तो रिलेटिव्स की तरफ से, फ्रेंड्स की तरफ से तो इस तरह के वो था ना कि उन्होंने कहा पढ़ लिख के ये कर रही हो। तो एज ए क्रिश्चियन फीमेल जब आपने अपने गांव में ये काम स्टार्ट किया अपने बच्चों के लिए, तो जो बाकी के लोग थे जिनके पास ये बच्चे काम कर रहे थे या ये फैमिलीज़ काम कर रही थी, तो किस तरह का उनका क्या जो बिहेवियर था आपके इस सारे काम पे, या किस तरह के चैलेंजेस थे उस टाइम? यकीनन बहुत चैलेंजेस आपने फेस जी किए, जी ज़रूर तो ज़रूर। वो थोड़ा सा बताएं कि किस तरह के चैलेंजेस थे और फिर कैसे आपने ओवरकम किया उन चैलेंजेस पे? सबसे बड़ा चैलेंज तो यही था कि चंद बच्चियां थीं जो एज अ क्लीनर काम कर रही थी, और जब हम घरों में जाते थे तो वो
बच्चियां खुद कहती थी कि हम स्कूल जाना चाहते हैं, पेरेंट्स तो कहते थे कि नहीं, जी हम अब ये कमा रही है, बिल्कुल, कुछ हाँ जी। 1000 रुपया को 1500 को 2000 ला रही है। तो मुझे 2 बच्चों का अच्छी तरह याद है। एक बच्ची जो थी ना, वो उसको तो हमने रिलीज किया ये कह के पेरेंट्स को कि हम आपको ना उसके पैसे देंगे, कुछ ना कुछ सपोर्ट करेंगे और आप बच्ची को भेज दें। और दूसरा जो एक बच्चा था, वो उसके उन्होंने 8-9 माह के एडवांस पैसे उसके ले लिए थे, वो जानवरों को पालता था, 8-9 साल का बच्चा किसी के। वो भी हमारे स्टाफ को कहता कि जी मैं पढ़ना चाहता हूँ। जी तो जब हम इन बच्चों को ना हमने रिलीफ उधर से करा दिया, रिलीज पैसे पे करके उनके एडवांस, तो उसके बाद हमें 2-3 साल बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़े। चैलेंजेस तो हर वक्त ही हैं, जी लेकिन उनकी जो एम्प्लॉयर्स थे वो ये करते थे कि बहुत सारी थ्रेट कॉल्स की, क्योंकि जाहिर है जो उनके जो चीप स्लेव लेबरर्स थे, अगर मैं उनको पढ़ा रही हूँ तो वो उनको तो लग रहा है कि फ्यूचर में उनका काम कौन करेगा, बिल्कुल उनके जानवरों को कौन संभालेगा, उनकी ईंटें कौन डालेगा, उनके घरों में कौन सफाई करेगा। तो बड़ा अजीब हादसा हुआ हमारे साथ कि उन्हीं में से एक शख्स ने ना जी जो है वो कोई बंदा ऐसा हमारे पीछे लगा दिया जिसने मुझे थ्रेट कॉल्स भेजी कि आप जो है ना क्लोज डाउन कर दें अपना स्कूल, क्योंकि उसने इंट्रोड्यूस ही ये कराया कॉल पे। उसने कहा कि मैं टेररिस्ट हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी अपना स्कूल बंद कर दें। और 6 दिन वो मुसलसल कॉल्स करता रहा। ओके तो ये बहुत टेरिफाइंग था, बहुत ज़्यादा। और फिर पेरेंट्स और बच्चों ने भी, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था उस वक्त। कुछ बच्चे भी चले गए, स्टाफ भी कुछ छोड़ गया, लेकिन खुदा ने मुझे फर्म स्ट्रॉन्ग रखा और बहुत सारे लोगों ने, बहन भाई फ्रेंड्स दुआएं कर रहे थे। इसके बाद तो आगे चलते ही रहे ना इस तरह के चैलेंज, जहाँ जहाँ से किसी बच्चे, क्योंकि हमने जो पहले 5 साल थे ना उसमें बच्चों को भट्टों से और जगहों जगहों से छुड़ाने के लिए हमने कोई 10 तरह के स्कीम्स शुरू की, क्योंकि कोई पेरेंट्स एग्री नहीं हो रहे थे। जी आपको पता है ये सारा कि पेरेंट्स को मोटिवेट करना एजुकेशन के लिए पैसों के बाद सबसे बड़ा मुश्किल काम ये था। बिल्कुल किसी के घर गए, उन्होंने कहा जी हमारे घर में तो रोटी नहीं आती, फादर बीमार है, फालज का मरीज है, ये बच्ची जाती है, ये कुछ कमाती है, अब आप क्या करें वहां पर? आप अगर स्कूल लेंगे तो वो भूखे मार जाएंगे। उनके घरों में फिर हमने राशन स्कीम शुरू की, उनको मंथली राशन दी, एक बच्ची के खातर 4-5 हज़ार का हर महीने राशन उनको दिया। 1-2 बच्चे थे, वो कोई काम कर रहे थे, वो सिंगल मदर्स थी, इनके फादर्स की डेथ हो गई थी, उनको हमने फिर बकरियां लेके दी कि स्कूल के बाद ये जाके ना बकरी के लिए चारा वगैरह ले आएगा, बकरी पाले, जो बच्चा होगा उसको सेल करें और चले कुछ ना कुछ पैसे आपके आएंगे। कुछ फाइनेंशियली भी उनको सपोर्ट किया। फ़र्क तरीक़ों से हमने जो है ना लोगों को ये ना सिर्फ अट्रैक्ट करना था उनको, बल्कि देखें होलिस्टिक डेवलपमेंट थी। उनकी माली और माशी ज़रूरियात भी तो है ना। अगर एक बच्ची है या बच्चा है, वही घर का ब्रेड विनर है, तो वो अगर स्कूल आ जाए। और आज मैं आपको बताऊं कि क्यों हमारी जो 80% बच्चे, जो अकॉर्डिंग टू PPI स्टडी जो 2 साल उन्होंने पहले पेश की थी कि 80% हमारे क्रिश्चियन बच्चे जो हैं आउट ऑफ स्कूल है, तो उसमें से 3 रीजंस बड़ी बड़ी ये है। उसमें से एक तो यही है कि घर में कोई ब्रेड विनर नहीं है, तो बच्चा बच्ची कर रहा है तो वो कैसे स्कूल पढ़े। उसके लिए गवर्नमेंट का कोई प्लान हो, चर्च का कोई प्लान हो, या किसी तरह से क्या करें। नंबर 2 जो है ट्रांसपोर्ट, एक बड़ा मसला है। अब बच्ची कहीं जा रही है, उसको हूटिंग कर रहे हैं लोग, उसको कोई सिक्योरिटी नहीं है, सेफ्टी नहीं है, उसकी कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है, फाइनेंसिस नहीं है, बहुत सारे मसाइल हैं। मेरा जो MPhil था उसमें मैंने जो है वो पेडागोजिकल और एंड सोशल बैरियर्स देखे हैं बच्चों की एजुकेशन में, तो यही मेरा थीसिस था।
तो जो तीसरा चैलेंज है वो बच्चियों के लिए है, और वो आपको पता है काफ़ी सारी बच्चियों ने आपको भी बताया होगा कि वो पढ़ना चाहती हैं, लेकिन अगर पेरेंट्स काम कर रहे हैं जी। तो कई दफ़ा उन्हें यंग सिबलिंग्स को संभालना पड़ता है, अपने छोटे बहन भाइयों को, घर का काम करना है। और मुझे इन 18 सालों में 25-30 ऐसी बच्चियों को के लिए कुछ ना कुछ करने का मौका मिला है, जी। जो किसी तौर से भी घर नहीं छोड़ के आ सकती थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि अगर फादर या मदर है या सिंगल पेरेंट्स हैं, एक काम कर रहा है, तो बच्ची अगर थोड़ी सी बड़ी है 7-8 साल की, या वो बच्चा भी बड़ा है, जी। तो उसको घर छोड़ना पड़ता है उनको कि जी आप बच्चों को संभालें, घर का काम करें। तो इन सारी बातों का हल फिर निकालना था कि कैसे हम टैकल कर सकें बच्चों को लाने के लिए। ये सारे जो चैलेंजेस थे, ये कुछ मुझे फेस करने पड़े और कुछ जो हमारी कम्युनिटी के या एक हमारे सिस्टम के चैलेंज है, एजुकेशनल चैलेंज है, बैरियर्स हैं। जी। तो इन सब को करते करते खुदा का शुक्र करती हूँ अभी के चैलेंजेस तो रहेंगे जब तक बिल्कुल, दुनिया है, बिल्कुल, जब तक जी। जिंदगी है। बस ये है कि फिर हमें सब्र करना पड़ता है, टैकल करना पड़ता है, और उसी तरह से ही काम आगे कंटिन्यू करना रखना पड़ता है। जो और चैलेंजेस हैं कम्युनिटी का या पेरेंट्स का, कई दफ़ा लैक ऑफ जो इंटरेस्ट है। अब वो एक दफ़ा तो हमारे इसरार करने पे बच्चों को छोड़ गए। जी। जब कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आई, माएँ हमने फुली बच्चों को फ्री पढ़ा रहे हैं, तो जब कोई अपॉर्चुनिटी आई जी इस्लामाबाद में एक मेड की जॉब है, वो 8 साल की बच्ची हुई है, 9 साल की, चलो भी हम इस्लामाबाद छोड़ आए। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि आपने उस बच्ची को, उसका जब नाक भी बह रहा था, ठीक है, उसको ड्रेसअप भी नहीं होना आ रहा था, हमने वहां पर हेयर कट भी की है, बच्चों के मुंह धुलाते हैं, और अभी तक ऐसे होता है कि बच्चे स्कूल आ जाते हैं उनका मुंह भी नहीं धुला, बिल्कुल। तो उनका मुंह भी धुलाते हैं, टीचर्स उनका हेयर कट भी कई दफा कर देते हैं, उनको यूनिफॉर्म लेके देते, कोई चीज नहीं है जो मतलब आप समझे कि पेरेंट्स फुली कर रहे हैं, चंद एक ही होंगे जो करते हैं। तो बड़ा दिल दुखता है कि पेरेंट्स फिर बच्चे को ले जाते हैं, जब थोड़ा सा वो होश संभालता है, पढ़ने लिखने के वाकई कुछ काबिल हो जाता है, कोई फैक्ट्री चला जाता है, कोई मेड चली जाती है, तो ड्रॉप आउट जो है ना हमारी कम्युनिटी में काफ़ी है। जितना मर्जी आप कुछ कर ले, आपने उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया, वो कोई चीज़ कंसीडर नहीं करते, बस कहते हैं जी बस है अपॉर्चुनिटी आई है, इसको हमने गेन करना है। ये एक लैक है। फिर दूसरा ये है कि बहुत सारा लैक जो हमें चर्चिस से भी, ये भी चैलेंज फेस करना पड़ रहा है कि जो चर्च लीडर्स हैं, जितना कोऑपरेट उनको करना चाहिए उतना लोगों को कन्विंस करने में, या किसी की चलो कोई बंदा फीस ही दे देता है, या फीस तो नहीं है, खैर किताबें लेके देनी है, या उनकी कोई यूनिफॉर्म है, या उनकी कोई ऐसी नीड है, थोड़ा सा हम ट्रांसपोर्ट कंट्रीब्यूशन लेते हैं 500,000, अगर 30-35 किलोमीटर से भी बच्चा आ रहा है जी, तो चूंकि स्कूल की बसेस हैं, तो ये एक बड़ा चैलेंज है कि हमें तो फंड्स चाहिए और पेरेंट्स उसके लिए भी कंट्रीब्यूट नहीं करते। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, अगर हम बात करते जाएं तो ख़त्म नहीं होंगे। बिल्कुल। और चैलेंजेस थे और रहेंगे भी और हैं भी हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हो साजिदा, जैसे आप बता रहे हो कि आपने बिल्कुल 10 बच्चों से स्टार्ट किया, फिर किस तरीके से, क्योंकि ये एक खुदा का प्लान था और उसने आपको जो था वो रिसोर्सेज वो मुहैया करता गया। और मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि इन 18 सालों में अभी तक टोटल कितने बच्चे अभी तक आप जो है उनको एजुकेट कर चुकी हैं? और यकीनन एक लार्ज नंबर है, मुझे पता है। तो मैं चाहती हूँ कि जो आपको, आपकी खिदमत को नहीं जानते, आपके वर्क को नहीं जानते, उनको बताएं कि अभी तक कितने बच्चे अभी तक आप कर चुके हैं और कितने स्कूल्स आप उनके लिए मजीद आगे उनको स्कूल्स को बढ़ाया आपने। जी, जो पहला स्कूल था जैसे मैंने बताया वो तो एक गांव में था, अख्तराबाद के साथ ही राइट साइड पे, अगर हम उकाड़ा की तरफ जाएं तो फिर अख्तराबाद में हमारा जो है वो पहला हमने उसको एलिमेंट्री स्कूल रजिस्टर्ड कराया, और होते होते वहाँ पर तकरीबन कोई 150-200 बच्चे जो हैं वो या वहाँ पर पढ़ रहे हैं, और वो हमारा हाई स्कूल है। वहाँ पे
प्री स्कूल से 4 साल से 16 साल तक का बच्चा जो है वो वहाँ पर पढ़ता है, मैट्रिक तक। और फिर खुदा ने हमें मौका दिया, क्योंकि रिनाला खुर्द के इर्द गिर्द से भी कुछ बच्चे हम ला रहे थे गाड़ी में। तो उनका एक चैलेंज ये था कि ज़ाहिर है बच्चों को लाने ले जाने में भी ट्रैफिक, आपको पता है टाइम बहुत लगता है जी। और फिर गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा आपको चाहिए। अभी तकरीबन 8 गाड़ियाँ तो हमारे पास हैं गाड़ियाँ, और कुछ ऑटो रिक्शोज हम यूज़ कर रहे हैं 450 बच्चों को लाने के लिए। ठीक है। तो अभी 3 स्कूल जो है हमारे, मैं बहुत खुश हूँ कि खुदा ने कहा वो 10 बच्चों के साथ हमने आगाज़ लिया। तो अभी ये है कि हमारे पास 450 स्टूडेंट्स हैं, और उसमें कोई 30-32 मुस्लिम स्टूडेंट्स भी हैं, ठीक है, बाकी क्रिश्चियंस हैं जी। और इन मोस्ट स्टूडेंट्स जो है कुछ शायद 10-20 होंगे जो खुद आते हैं। बाकी सब स्टूडेंट्स हमारी स्कूल की गाड़ियों में आते हैं, ड्राइवर्स हैं, सारा अरेंज है। खुदा का शुक्र है कि वो टाट वाले टाइम से देखें आप, कंपेयर करें तो खुदा की मर्जी के मकसद में रहना, मैं समझती हूँ कि कितना बबरकत है कि खुदा आपके चैलेंजेस में भी आपकी मदद करता है, बिल्कुल, और आपको रिसोर्सेज भी देता है अगर आपकी उस रोया पर कायम रहते हैं। तो ये है कि अभी दूसरा स्कूल हमने फिर शुरू किया वो रिनाला खुर्द में था। वहाँ हमारे पास 100 के करीब बच्चे हैं, वो एलिमेंट्री स्कूल है। तो आपको पता है कि बसों में लेके आना, हमने खुद लेके जाना है। तो लोग तो बहुत रेडी हैं, लेकिन ये है कि वो फिर सब कुछ डिमांड करते हैं कि ट्रांसपोर्ट भी दें और फ्री दें। फीस तो है नहीं है, और इतनी अच्छी हम ऑक्सफोर्ड लेवल का करिकुलम पढ़ाते हैं, कोर्स वर्क सारा। बच्चे जो हैं वो गांव से आते हैं, वो पंजाबी बोलते हैं, उर्दू भी नहीं बोल सकते। तो अब जब वो 7th-8th क्लास तक पहुंचते हैं तो वो बहुत अच्छी इंग्लिश भी बोल सकते हैं, बड़े कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उनमें एबिलिटीज़ आ जाती हैं, टैलेंट्स उनके जो हैं वो निखर जाते हैं। तो तीसरा जो स्कूल रिसेंटली खुदा ने हमें मौका दिया कि जो पतों की में स्कूल हमने शुरू किया है 2024 में अगस्त में, तो उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि खुदा ने हमारे लिए ये मौका बनाया और ये अपॉर्चुनिटी ओपन की कि जो वहाँ पर क्राइस्ट स्कूल था, बड़ी देर से चल रहा था और बड़ी अच्छी खिदमत उन्होंने की, बहुत सारे लोगों को एजुकेट किया, लेकिन वो बंद हो रहा था। तो मेरी मीटिंग जो है वो कर्नल अजीम साहब से हुई। उन्होंने मुझे कहा कि हम टेम्परेरली अपना स्कूल बंद कर रहे हैं और हमें पता है कि आपका काम अच्छा है, तो आप हमारे पास जो बच्चे हैं इनको टेक ओवर कर ले। तो अब इतनी बड़ी पतों की कम्युनिटी है, तकरीबन 30-32 छोटे छोटे जो कस्बा और विलेजेस हैं और कॉलोनीज हैं, उनमें से जो क्रिश्चियन आबादी है उनमें उनके पास कोई और क्रिश्चियन स्कूल नहीं है। तो खुदा ने ये मौका दिया कि हम वहाँ पर स्कूल शुरू कर सके। तो हमने वहाँ पर भी स्कूल 20-25 बच्चों से शुरू किया था, और अब 160 बच्चे हैं वहाँ पर 1 साल के अंदर अंदर। तो 450 बच्चे ये है। और उसके बाद 5 साल से जो हमारे बच्चे जिन्होंने मैट्रिक कर लिया था, उन्होंने जो है वो अब कई पोटेंशियल बच्चे थे, इतने स्मार्ट, यहाँ तक कि अभी परसों हमारा एक बच्चा जो है एफसी से ग्रेजुएट हुआ है हमारा, तो उसने मेडल विन किया। मेरा ख्याल है आपने पोस्ट भी लगाई थी। हाँ जी। तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि ये हमारा हाई स्कूल के बाद जो अगला स्टेप है, क्योंकि अगर आप देखें जेन्युइनली जो 80% है वो तो स्कूल से आउट इसलिए हैं कि उनके पास वो सारे बैरियर्स हैं, फाइनेंशियल बैरियर है, फिर घरों के मसाइल है, सिस्टमिक बैरियर है, बच्चियों को कई दफ़ा हौसला अफजाई नहीं दी जाती, उनको कहा जाता आप घर में रहो। तो लेकिन जो आगे जाके भी बहुत सारे मसाइल हैं। तो एक लीडर होते हुए मेरे दिल में था कि सिर्फ मैंने ही तो नहीं लीडर रहना सारी उम्र। देखिए आगे जो है फ्यूचर का भी तो प्लान करना है ना, नूर मिनिस्ट्रीज के लिए लीडर्स चाहिए जी। तो सारी उम्र जो है वो खुद ही काम करना है, आगे कोई लीडर प्रोड्यूस ना हो। उसके लिए हमने ये प्रोग्राम जो है हायर स्टडी सपोर्ट प्रोग्राम जो है सिर्फ अपने ग्रेजुएट्स के लिए हमने शुरू किया। ठीक है। और उनको हमने ये ऑप्शन दी, हमने कहा कि अगर आप जो है वो कुछ टाइम नूर मिनिस्ट्रीज के किसी भी जगह पर, 3 स्कूल्स हैं लाहौर में, ये ऑफिस है, गेस्ट हाउस है, किसी जगह पे भी आप कुछ टाइम सर्व कर सकें, चाहे वो पार्ट टाइम कर सकें या अपनी एजुकेशन के बाद,
तो फिर हम आपको जो है वो काम की सैलरी भी देंगे, जितना टाइम आप काम करेंगे, लेकिन हम आपको फुली सपोर्ट करेंगे। ठीक है। यूनिवर्सिटी कॉलेज हर फी देंगे। तो 10 बच्चों ने उस प्रोग्राम में हिस्सा लिया 4 साल पहले। तो खुदा का शुक्र है कि वो जो अगला हमारा फेज़ है हायर स्टडी सपोर्ट प्रोग्राम, उसमें से 10 बच्चे जो है वो यूनिवर्सिटी गए, कॉलेज गए, फिर यूनिवर्सिटी गए। तो अभी वो 10 के 10 ग्रेजुएट हो गए हैं। जी, बहुत अच्छी बात है। मेरी जब पहले लास्ट आपसे मुलाकात हुई हाँ जी। तो तब आपने बताया कि मेरे पास जितना स्टाफ है इनमें से ज़्यादातर बच्चे वो हैं जो मतलब आपके स्कूल से ही आपके जी। साथ चलते आ रहे हैं। तो कैसा बच्चों का बिहेवियर होता है या उनका जो रिएक्शन है जब आप उनको कहते हैं कि अब आएँ हमारे साथ भी सर्व करें और इस जो मिशन आप लेके चली हैं इसका हिस्सा बनें। तो क्या मतलब पॉज़िटिव उनका आगे से बिहेवियर है या थोड़ा मुश्किल है? ये है कि जो जिन बच्चों ने, क्योंकि अभी 65 बच्चे थे जो ग्रेजुएट हो गए, जी। तो ऑप्शन सबके लिए थी। हुँ। तो कुछ जो हैं वो राइट अवे जॉब्स शुरू कर दी, कुछ ने लेकिन पार्ट टाइम वो प्राइवेट पढ़ रहे थे जी। ओपन यूनिवर्सिटी से। हुँ। कुछ जो हैं वो गवर्नमेंट कॉलेजेस में चले गए, वो अफोर्ड कर सकते थोड़ी बहुत फीस। जो अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहते थे, जैसे अभी कनेड है, हमारी बच्ची एक कनेड में गई है, फिर अभी फॉरमैन में 3-4 हैं, एक ग्रेजुएट हो गया, 1-2 अभी कर रहे हैं। तो उनके लिए उनको हेल्प की ज़रूरत थी। तो उन्होंने एक तो हेल्प की वजह से कि उन्हें सपोर्ट मिलेगी, दूसरा इन बच्चों को मैंने देखा है, ये 10 के 10 जो हैं वो बड़े डेडिकेटेड हैं। और कभी-कभी तो वो मुझे जो है वो बहुत खुश भी कर देते हैं। आंसुओं में जो है वो इतना खुश होती हूँ मैं उनको देख के, उनकी सक्सेस को भी और उनकी जो डेडिकेशन है। ओके। जो वो समझते हैं कि जो खुदा ने हमें इस इदारे से दिया है, हमने आगे देना है। हुँ, हुँ। तो यही चीज़ जो उनके अंदर डेवलप हुई है ना, इसको देख के मैं बड़ी खुश होती हूँ। सब में तो ऐसे नहीं है। आपको पता है कि हमारे जो है वो मुल्क में ये जो है इतना अच्छा नहीं है कि जो लोगों को हेल्प की जाए, सारे ही जो है उसका वो रिटर्न दें या कम से कम शुक्रगुजारी हों। तो ये है कि काफ़ी जितने बच्चे आए हैं वो उनका अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। बल्कि मैं कहती हूँ कि जो टीचर्स हम हायर करते हैं ना लोकल, जी। चूंकि उनकी स्कूलिंग उर्दू मीडियम से हुई होती है, ये बच्चे इंग्लिश मीडियम सारा पढ़े हैं, ऑक्सफोर्ड का, इनका एक्सपोजर बहुत है। फॉरेनर्स आते रहे हैं, पढ़ाते रहे हैं यहाँ पर, उनके साथ इंटरेक्शन होता रहा है उनका, बाहर बड़ी ट्रेनिंग्स में जाते रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे जो 7th 8th 9th 10th तक बच्चे थे ना, जी। उन्होंने बहुत सारी पीपीआई की ट्रेनिंग्स में जाते रहे हैं जो है वो, और इदारों की ट्रेनिंग्स में, बीटीसी में, कैंप्स में जाते हैं। तो उनका बड़ा कॉन्फिडेंस गेन हुआ है। तो मैं समझती हूँ कि जो बच्चे अभी कर रहे हैं, आए हैं, उनमें से अब 8 बच्चे जो हैं फुल टाइम हमारे पास काम कर रहे हैं। जी। तो ये मेरे लिए मैं समझती हूँ कि एज अ लीडर अगले जो लीडर्स का ग्रुप है वो रेडी है। और अब मैं तकरीबन जो है वो 4 महीने, जब अब्बू की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं स्कूल नहीं जाती रही। और यही सारी टीम जो है उनमें 2 हमारे सीनियर कोऑर्डिनेटर्स हैं और ये जो 7-8 बच्चे हमारे हैं ग्रेजुएट्स, ये उनके साथ एज अ कोऑर्डिनेटर्स काम कर रहे हैं। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, कोई क्रिश्चियन एजुकेशन में है, कोई एजुकेशन में है, कोई मैनेजमेंट में है, तो वो ही सारा लीड कर रहे हैं। तो अभी मुझे खुशी है कि मैंने अपनी आंखों के सामने अपने हयात होते ही ये ऐसे बच्चे तैयार कर दिए हैं जो अगली ग्रुप ऑफ लीडर्स हैं नूर मिनिस्ट्रीज के लिए। और जो बाकी बच्चे हैं जहाँ कहीं भी हैं, मेरा यकीन है, ईमान है कि जहाँ कहीं वो जाएंगे वो एज अ लीडर सर्व करेंगे। जैसे शायद गुलजार है, अभी वो फॉरमैन में बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, उनका प्रमोशन का काम करता है, दीगर सूबों में भी जाता है और प्लेटफॉर्म्स पर जाके एफसी के काम को प्रमोट करता है, ऑफिस में भी काम कर रहा है। तो इसी तरह बाकी बच्चे भी दीगर प्लेटफॉर्म्स पे, ना सिर्फ नूर मिनिस्ट्रीज़ के लिए लीडर्स, हमने तो लीडर्स पूरी दुनिया के लिए तैयार करने हैं, ठीक है, पाकिस्तान के दीगर शोबों के लिए, इदारों के लिए। तो मैं खुश हूँ कि अच्छा भी है रिस्पॉन्स
और कुछ लोगों का इतना अच्छा नहीं है, इतने थैंकफुल नहीं है। तो ये तो आपको पता है, बाइबल मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह ने भी जी। ये कहा कि 9 कहाँ है, एक ही आया था बंदा शुक्रगुजार दिल तो कम ही होते हैं। लेकिन खुशी ये है कि जितने कर रहे हैं कम से कम वो अपनी लाइफ में कुछ बन रहे हैं और उनका फ्यूचर जो है वो मतलब ब्राइट आपका हो जो रहा है, विजन था, जो मिशन था, वो पूरा पूरा हो हो रहा रहा है है। उनकी लाइफ जी में। बिल्कुल। नाज़रीन, जैसे कि हम साजदा से बात कर रहे हैं और साजदा के काम के बारे में जान रहे हैं, इसकी मैं थोड़ा-सा एक उसको लाइटर वे में थोड़ा-सा इसमें ऐड करूँगी कि उसकी मसरूफ़ियत का, साजदा के कामों का आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं गुज़िश्ता पिछले अपने 3 सीज़न से जो है वो साजदा से टाइम लेने की कोशिश कर रही हूँ। हम चाहते थे कि इनकी जो जर्नी है, इनकी जो स्ट्रगल है, इन्होंने अभी तक जितना भी अपने लोगों के लिए काम किया है, बच्चों के लिए काम किया है, उसको हम सामने लेके आएँ ताकि बाकी लोग भी जानें कि किस तरीके से उनकी स्ट्रगल रही है, उनका जो मिशन है वो कैसे उसको लेकर चल रही हैं। तो आज जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं, मज़ीद आगे बात भी करेंगे। तो साजदा, जैसे आप थियोलॉजियन भी हैं, तो इसके बारे में किस तरीके से आप बच्चों की फॉर्मेशन जो है वो उसको रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से उसको लेकर चल रही हैं? और मतलब ठीक है, जो बाकी एजुकेशन है वो तो आप उनको उसमें कर दे ही रहे रही हैं हैं। हेल्प, तो किस तरीके से रिलीजियसली उनको आप लीडर्स बना रहे हैं, या किस तरीके से उनको इस तरह गाइड कर रही हैं कि वो आगे चल के अपनी फैमिलीज़ के लिए, अपनी चर्चेज़ के लिए, अपनी कम्युनिटीज़ के लिए बेहतर तौर पर अपना रोल प्ले कर सकें? जी, ये बहुत ज़रूरी एलिमेंट है उनकी जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है कि ना जी। सिर्फ वो एकेडमिकली जो है वो ग्रो करें या डेवलप हों, बल्कि जो है स्पिरिचुअली भी वो डेवलप हों, स्ट्रॉन्ग हों। और इसके लिए हमने एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम जो है वो शुरू किया। खुदा ने, चूँकि मैंने जो है वो स्कूल शुरू करने से पहले थियोलॉजी में अपनी डिग्री की थी, ग्रेजुएशन कर तो ये भी शुरू से ही बड़े सालों से कलाम सुनाने का, लोगों को खुदा के पास लाने का जो है वो दिल में ख्याल था कि जो है बच्चे भी जो हैं ये इनकी भी रूहानी ज़िंदगी पे काम करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हमने फिर प्लान किया, क्योंकि हमारे पास अब अच्छी टीम है कोऑर्डिनेटर्स की, डेप्यूटी हेड्स की, तो उनके साथ मिलके हमने फिर कोर्स जो है ना बाइबल की टीचिंग का स्कूल में, स्पिरिचुअल नरिशमेंट का उनका शुरू किया। हम आयरलैंड का एक कोर्स है बाइबल टाइम, वो यहाँ पे उर्दू में तर्जुमा हुआ है MIK से। तो मैं बल्कि इनकरेज करूँगी जो लोग स्कूल एजुकेशन कर रहे हैं, जी। वो बड़ा अच्छा कोर्स है। छोटे बच्चों के साथ प्री स्कूल से लेकर 5-6 तक हम वो पढ़ाते हैं। ठीक है। और वो बड़ा अच्छा इंटरैक्टिव है, बच्चों के साथ डिस्कशंस करना, ड्रामा करना, स्टोरी को रीड करना, फिर क्वेश्चंस करना। तो इससे बच्चे ग्रो होते हैं, क्वेश्चंस के आंसर्स करना, डिस्कशन करना क्लासरूम में, इवन छोटी एज पे। आप कभी हैरान होंगे, 2 क्लास के बच्चों का मैंने एक बाइबल लेसन पे डिस्कशन की वीडियो देखी। ठीक तो है। आई वाज अमेज्ड कि उनकी अंडरस्टैंडिंग, चूंकि उनको एनवायरनमेंट ऐसा मिला है, माहौल ऐसा मिला है जो कि मेरा ख्याल है हमें भी नहीं मिला, मुझे नहीं मिला ऐसा एनवायरनमेंट जो स्कूल में था। जी। तो वो इतनी अच्छी डिस्कशन कर रहे थे। फिर 5वीं के बाद ये फिर हर क्वार्टर में एक कोर्स खत्म करना है, जी। फिर एग्जाम होता है, उसके साथ फिर उनको अदर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, जैसे डेली हम डिवोशन करते हैं, उसमें भी हम 10 मिनट उनको खुदा का कलाम सिखाते हैं। हमने बाइबल को शुरू से एंड तक ख़त्म करना होता है उनके साथ। जी। थोड़ी थोड़ी हर रोज़ स्टोरी सुनाते हैं। फिर जो हमारा इनकी क्लासेस हैं, तो हम 45 मिनट्स हर रोज़ उनको बाइबल टीचिंग उनके साथ करते हैं। उसमें जो है वो उनको हम वो किताब भी पढ़ाते हैं और अदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराते हैं उसके साथ, ताकि बच्चे जो है हैंड वर्क कराते हैं, ताकि बच्चे अगर उन्होंने कोई स्टोरी सीखी है तो उनको कोई हैंड वर्क कराएं ताकि वो याद रखें। अब जो 6 से ऑनवर्ड 10 तक बच्चे हैं उनके लिए क्या प्रोग्राम है, तो वो हम OTS के जो टीनेजर्स के लिए कोर्सेज है ना वो हम यूज़ करते हैं, और वो भी बहुत अच्छे हैं, बड़े हेल्पफुल हैं, बड़े सालों से हम कर रहे हैं। तो वो बच्चे जो है वो भी 3 माह के अंदर या 2 माह के अंदर एक कोर्स वर्क ख़त्म करते हैं, फिर अगला मंगवाते हैं। तो जब तक बच्चे मैट्रिक ख़त्म करते हैं ना, उन्होंने अपना 11 या 12 कोर्सेज हैं वो ख़त्म करने होते हैं। समझें कि जैसे
किसी बाइबल कॉलेज में उन्होंने, जो सेमिनरी स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अपना जो है वो पहले साल का कोर्स वर्क ख़त्म करते जी। हैं, जो सर्टिफिकेट लेवल हम्म। का। तो उस लेवल तक बच्चों को बाइबल की एजुकेशन आती है, और ना सिर्फ वो वर्बल सीखते हैं, प्रैक्टिकली उन्हें बहुत सारी चीज़ों में ये सिखाया जाता है। उनको कहा जाता है कि आपने अगर ये चीज़ें प्रैक्टिकली भी करनी है, ज़िंदगी में भी आपके नज़र आएंगी, तो खुदा का कलाम नज़र आएगा कि आपने सीखा है। बिल्कुल। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं अब क्या कर रहे हैं कि हमें उनको कहना नहीं पड़ रहा। मैंने देखा है कि वो अपने चर्चिज में यूथ का काम कर रहे हैं। 7वीं 8वीं के बाद बच्चे खुद ब खुद कहीं ना कहीं उनका इन्वॉल्व है, इंटरेस्ट जो है वो बढ़ इंटरेस्ट जाता है। हो जाते हैं। और एक बच्ची ने 8th क्लास में अपने गांव में पहली दफ़ा संडे स्कूल शुरू किया। और जब मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि आपको किसने कहा था, तो उसने कहा कि हम खुदा का कलाम इतना कुछ यहाँ पे सीख रहे हैं, मेरे गांव में जो बच्चे इधर स्कूल में नहीं आते, उनको तो पता ही नहीं जीसस कौन है। तो मैं ना, मेरी आंखों में आंसू आ गए उसकी बात सुन के। और मैंने कहा ये मेरी अचीवमेंट है, बिल्कुल, कि बगैर कहे ये बच्चे कुछ ना कुछ खुदा का काम कर रहे हैं। अच्छा, ना सिर्फ वो स्पिरिचुअली देखते हैं, अपने चर्चिज में क्वायर में हिस्सा ले रहे हैं, बल्कि बच्चे फ्री ट्यूशंस दे रहे हैं। जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वो याद नहीं आते, उनको इंग्लिश पढ़ाते हैं खुद ब खुद। सो आई थिंक दैट इज़ अमेजिंग। मेरी नज़र में कि एक ट्रांसफॉर्मेशन है। और खुशी की बात ये है कि चूंकि मैं अभी डॉक्टरेट भी कर रही हूँ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में, जी। तो जो कुछ मैंने अभी पढ़ा है, अभी वो मैंने तो 18 सालों में प्रैक्टिस कर रहे हो पहले ऑलरेडी से। प्रैक्टिस कर रही थी और देख रही थी अपने बच्चों में, स्टाफ में। और खुदा का शुक्र है कि ये ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी है। और चर्च पास्टर्स इतने खुश हैं कि ये बच्चे, हम चूंकि म्यूजिक भी सिखाते हैं, कुछ बच्चों ने वहाँ से इंस्ट्रूमेंट्स सीखे, अपने चर्चिज में प्ले करते हैं, बच्चे वर्शिप करते हैं, लीड कर रहे हैं। कुछ बच्चे तो इतने अच्छा है कि वो बाइबल का मैसेज भी सुना सकते हैं। तो ये जो है ना, एक कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करने का स्पिरिचुअली एक बड़ा अच्छा फेज़ है जो नूर मिनिस्ट्रीज़ की तरफ से शुरू हुआ है, कि ना सिर्फ बच्चों को एकेडमिकली तैयार किया जा रहा है, बल्कि स्पिरिचुअली वो इतने स्ट्रॉन्ग है कम्युनिटी को। और फिर ना सिर्फ कम्युनिटी को, जहाँ जहाँ वो जाते हैं, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, ये बच्चे शाहिद के बारे में छोटी सी बात बताना चाहती हूँ। किसी जगह पे ना एक बाइबल स्टडी में था ये, तो एफसी के ही एक जो प्रोफेसर थे ना, वो उनकी बाइबल स्टडी लेने गए, तो 30 के करीब बच्चे थे। अब वो जो सवाल पूछे ना, उसका जवाब शाहिद दे रहा था। तो वो बड़े हैरान हो रहे थे, वो कहते थे ये बच्चा कहाँ से आया है, इसको सारे सवालों के जवाब आते हैं। तो उन्होंने ना फिर एंड पे उससे पूछ ही लिया, कहते बेटा आप कहाँ से आए हो? तो उसने बताया कि मैं नूर मिनिस्ट्रीज के स्कूल में पढ़ता रहा हूँ। तो वो इतने खुश हुए क्योंकि वो नूर मिनिस्ट्रीज के बोर्ड पे थे पहले, तो उन्हें नहीं पता था कि ये बच्चा वहां से आया है। तो वो फिर मुझे उन्होंने फ़ोन किया बाद में, कहते कि आपने, अभी मुझे पता चल रहा है 10 साल हो गए कि आपने जो इन बच्चों को सिखाया है वो आगे नज़र आ रहा है। तो मैं सोचती हूँ कि ये खुदा का प्लान है, मेरा इसमें कोई फ़ख्र नहीं है। और मैं समझती हूँ कि ये खुदा की मर्ज़ी पूरी हो रही है, उसका प्लान पूरा हो रहा है, कि खुदा इतना प्यार करता है इन बच्चों से कि वो इनको सिखा रहा है, इक्विप कर रहा है कि ये ना सिर्फ अपनी कम्युनिटी में एजुकेशन लेके जाएं, बल्कि खुदा का कलाम लेके जाएं और वाइडर कम्युनिटी में नूर को लेके जाएं। जहाँ कहीं ये जाते हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जॉब पे, ये इक्विप हों कि ये खुदा के कलाम के कोई सवाल करता है तो जवाब दे सके। बहुत ही खूबसूरत आपने बात भी बताई है। और मेरा ख़्याल है कि मैं सांझा पाकिस्तान के प्रोग्राम के थ्रू बाकी भी अदारों को, जितने भी हमारे क्रिश्चियन अदारे हैं, उनको स्पेशली कहना चाहूँगी कि जैसे साजदा प्रैक्टिस कर रही हैं, क्योंकि हम देखते हैं बहुत सी जगहों पे, बहुत से प्लेटफॉर्म पे हमें बच्चों से जब हम मिलते हैं तो बच्चे बहुत सी चीज़ों में कंफ्यूज हैं।
बच्चों के अपने रिलीजन को लेके बहुत से कॉन्सेप्ट्स हैं जो क्लियर बिल्कुल, नहीं है। बिल्कुल तो मेरा ख्याल है जैसे आप बता रही हैं कि एक अगर 2 क्लास का भी बच्चा है वो क्वेश्चन आंसर करता कर है, सकता है जब वो तो क्वेश्चन आंसर क्वेश्चंस करेगा उसको उसके आंसर्स मिलेंगे तो उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर क्लियर होंगे। होंगे। अभी बिल्कुल भी हम यूथ को भी अगर देखते हैं तो बहुत से बच्चे कई दफा ना तो उस तरीके से आंसर कर पाते हैं जब उनके जी रिलीजन के बारे में उनसे बात की जाती है, और बहुत सी चीजों को लेके उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। तो मेरा बिल्कुल ख्याल है कि जो इतने सालों से आप प्रैक्टिस कर रही हैं वो सारे अदारों में ये प्रैक्टिस होनी चाहिए, भले वो चर्चेज हैं या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पर ये सारी बिल्कुल प्रैक्टिस होनी चाहिए ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले कि जो कुछ उनके जहनों में चल रहा है, जी जो भी कन्फ्यूजन्स हैं वो क्लियर हों, और जो लीडर्स हैं, रिलीजियस लीडर्स हैं या टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं उनको, जो सिखा रहे हैं, वो उनके कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से इजी वे में उनको सिखा सकें। सिखाएं, उनको क्लियर करें हर चीज़, ताकि वो अपनी लाइफ में कहीं पर भी हों तो जी बेहतर तरीके से जवाब, अगर बेहतर तरीके से वो जवाब दे पाएंगे तो मेरा ख्याल है कि वो बेहतर इंसान भी होंगे, इंसान जब भी उनको होंगे और लीडर्स भी होंगे। लीडर्स भी होंगे। बिल्कुल बच्चों को अच्छा सिखाने के लिए जो टीचर्स उनको जी, सिखाते उनकी ट्रेनिंग्स बहुत जरूरी उनकी है। ट्रेन बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, जो जी जरूरी है कि अब हमारे स्टाफ को हम ऐसे ही नहीं कि कोई भी बंदा जो है स्टाफ हायर किया, टीचर हायर किया, उसको वो किताबें दे दी। उसके लिए हम ये करते हैं कि उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग करते हैं। और जो मैं समझती हूँ कि अब तक हमारे बच्चों की कामयाबी का राज है कि वो मैट्रिक 65 बच्चों ने मैट्रिक पास कर लिया है पिछले 5 साल में, फिर 65 सारे ही आगे पढ़ रहे हैं। तो उनको जो बाइबल एजुकेशन भी दी गई है या जो एकेडमिक एजुकेशन उनको दी गई है, सब के लिए हम ट्रेनिंग्स देते हैं। हर फ्राइडे को हम उनको जो है वो आफ्टर स्कूल टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं। फिर सैटरडे को हमारा प्रेयर टाइम है, और हम टीचर्स के लिए भी बाइबल कोर्सेज हमने रखे हैं, स्टाफ के लिए भी OTS के कोर्सेज हम पढ़ाते हैं, और कोर्सेज में हम पढ़ाते हैं। मेरी बहुत सारी MPhil की मैंने किताबें अपने स्टाफ को पढ़ा दी हैं, उन्होंने बुक रिव्यूज लिखे हैं, तो उनकी ग्रोथ भी जरूरी है। बहुत जरूरी है, बिल्कुल। और साथ साथ टीचर्स जो हमने रखे थे 2006 में, सैडली उस वक्त उन विलेजेस में बस हमें 8-10 मैट्रिक बच्चे मिले, और अब वो बच्चे सारे जो मैट्रिक आए थे वो मास्टर्स कर रहे हैं, कोई MPhil कर रहा है, कोई MS कर रहा है। तो उनकी भी डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छा इंस्टीट्यूट चाहते हैं, अच्छी एजुकेशन चाहते हैं, तो जो कर रहे हैं जी वो भी तो डेवलप्ड हो ना। अगर वो डेवलप्ड नहीं है, रिफ्रेश नहीं हुए एजुकेशन के साथ, चाहे वो क्रिश्चियन एजुकेशन है चाहे वो एकेडमिक है, तो वो बहुत ज़रूरी है। और यही नूर मिनिस्ट्रीज के बच्चों की जो कामयाबी का राज है। बिल्कुल साजिदा, मैं एग्री करती हूँ आपके साथ। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करती हूँ, अब देखें इंस्टीट्यूशंस में कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है तो उसके लिए जिसने कोई स्पेशलिस्ट होता है उस सब्जेक्ट का, जिसको अबूर हासिल होता है, उसको रखा जाता है। लेकिन अगर हम अपने मोस्टली इंस्टीट्यूट्स में देखें, अपने अदारों में देखते हैं, तो जो क्रिश्चियन एजुकेशन है वो मतलब किसी को भी दे दिया जाता है ना पढ़ाने के लिए। तो जब तक खुद वो उसमें एक्सपर्ट नहीं है तो वो कैसे सिर्फ बुक्स में जो कुछ लिखा है वही पढ़ा देना काफी नहीं है, और उसकी भी सही अंडरस्टैंडिंग ना होना, बिल्कुल कन्वे करना हाँ सही तो वो फिर उस तरीके से बच्चे भी उतना ही सीखेंगे और वही आगे उनकी अपनी लाइफ में भी उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैं एग्री करती हूँ कि टीचर्स को भी ट्रेंड होना बहुत जरूरी है कि अगर हम बाकी जो हमारी जिंदगी में बाकी चीजें चलती हैं उनमें हम एक्सपर्ट्स की हमेशा कहते हैं ना, एक्सपर्ट ओपिनियन हम मांगते हैं, तो फिर क्यों नहीं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों नहीं हम जो है वो उसको इस चीज को देखते। तो मेरा ख्याल है कि ये इंस्टीट्यूट्स में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस प्लेटफॉर्म पे मैं अपॉर्चुनिटी लेते हुए आपके प्लेटफॉर्म से ये अपने नाजरीन को ये कहना चाहूँगी कि अगर मेरी किसी जगह पे हेल्प की ज़रूरत हो तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल। मुझे सिर्फ 6 महीने साल और चाहिए अपनी डॉक्टरेट कंप्लीट करने के लिए जी। उसके बाद मैं अभी भी ट्रेनिंग्स कर रही हूँ, मैंने टाइम टू टाइम कुछ ट्रेनिंग्स की हैं। तो हमारी जो यंग गर्ल्स हैं, जो हमारी यूथ है, फीमेल्स, उनको आप क्या मैसेज मतलब अपनी जो एज ए थियोलॉजियन और एज ए एजुकेशनिस्ट आप क्या उनको पैगाम देना चाहती हैं कि वो अपनी लाइफ में अगर कुछ बनना चाहती हैं, कुछ अचीव करना चाहती हैं, या दूसरों के लिए अगर वो चाहती हैं आपकी तरह कुछ करना,
तो बहुत दफ़ा जैसे आपने बताया आप करना चाहती थी, हालांकि रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन फिर भी आप करती रही। तो बिल्कुल। क्या पैगाम उनको देना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो ये है कि जो यंग लोग हैं, चाहे वो फीमेल है चाहे वो मेल है, ये है कि खुदा पर ट्रस्ट करना शुरू करें। कुछ भी करना है तो सबसे पहले देखें, मेरे पास कुछ भी नहीं था जब मैं पाकिस्तान आई, और बहुत सारे लोग जो हैं इस बात से शॉक्ड भी थे और मुझे बुद्धू और बेवकूफ़ और कई चीज़ें कह रहे थे। लेकिन ये है कि जब हम खुदावंद पर ट्रस्ट करते हैं तो खुदा हमारे लिए रास्ते खोलता है। फिर ये है कि सही जो कॉलिंग है या आपकी अंदर एबिलिटी है, उसके मुताबिक अपनी कैरियर को और अपने काम को, अगर आप चैरिटी वर्क करना चाहते हैं तो वो देखें कि आपके अंदर खुदा ने कौन सी बात के लिए बोझ डाला है, कौन सी बात का बर्डन दिया है, कौन सी बात में आपको एबिलिटीज़ दी हैं। जैसे मेरे पास खुदा ने मुझे एजुकेशन में, मैंने बीएड किया, एमएड किया, फिर एमफिल किया और अभी मैं डॉक्टरेट कर रही हूँ। तो अब अपने आप को इक्विप भी किया है, और साथ में ये भी कहूँगी कि सबको अपने आप को भी इक्विप करना है काम के साथ साथ। लेकिन ये है कि जो एबिलिटीज़ खुदा ने दी हैं उनको यूटिलाइज़ करना शुरू करें। तीसरी बात मैं ये कहूँगी कि छोटे से भी काम से आगाज़ जो है ना, वो ये ना सोचे कि एकदम से बड़ा ही कोई धमाका करें। तो जैसे मैंने किया है, एक रिमोट एरिया में जो है वो 10 बच्चों से शुरू किया है। तो हमेशा छोटा काम को संभालना आसान है, फिर उसको आगे आगे ले जाना और ग्रो करना जो है वो एक बड़ा ट्री बन जाएगा एक दिन। तो बहुत सारे लोग, मैं भी यंग लोगों को मिलती हूँ तो वो कहते हैं कि जी हम ये करना चाहते हैं, हम वो करना चाहते हैं। इतने बड़े बड़े उनके जो मंसूबे या प्लान्स हैं और उनके पास कुछ भी नहीं। फिर वो कहते हैं हमें इसके लिए आप फंड्स दें। तो मैंने कहा मुझे किसने फंड्स दिए थे, मुझे तो कोई भी नहीं था यहाँ पर। तो ऐसे प्लान्स करें। मैंने तो घर में ऐसी कुछ चीज़ें बनाई, पेंट किए, ग्लास, और कुछ फैमिली से लिए, कुछ चीज़ें ऐसी प्रोजेक्ट्स किए, तो काम स्टार्ट कर दिया। दूसरी तरफ मैं अपने जो लीडर्स भी हैं और कम्युनिटी के जो एडल्ट्स हैं और चर्च लीडर्स हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो जिनके अंदर पोटेंशियल है। पोटेंशियल के साथ साथ उनके दिल में बर्डन भी है। वो अपनी कम्युनिटी को सर्व करना चाहते हैं, वो कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनकी कोई बैक सपोर्ट नहीं है। उसके बात को सुनना ही कोई नहीं पसंद करता, और अगर वो बताता भी है तो कहा जाता है कि ये तो जस्ट इमेजिनरी। आई हर्ड दिस। एक शख्स के साथ जब मैं उस गांव के स्कूल में काम कर रही थी, भाई 10 बच्चों को पढ़ा रही थी, तो किसी शख्स के साथ मैंने शेयर किया, बहुत बड़ा लीडर था, और उसने क्या कहा, मैंने उसको बताया कि मैं चाहती हूँ कि हम अख्तराबाद में जगह लें, यहाँ स्कूल बनाएं, फिर ट्रांसपोर्ट यहाँ से विलेजेस से बच्चों को लेके आएँ। उसने सारी बात मेरी सुनी 2-4 मिनट, तो उसने कहा दिस इज़ ऑल जस्ट इमेजिनरी। तो वो अगर खुदा का रूह और मेरे माँ बाप मेरे साथ ना होते तो मैं उसी वक्त छोड़ चुकी होती। इट वॉज सो डिस्करेजिंग। तो मैं चाहूँगी कि हम भी ऐसे लोगों के सपोर्टिव हों, और इसीलिए मैं ऐसे लोगों की, ऐसे इदारों की साथ हेल्प कर रही हूँ। उनको जब ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो कहते हैं कि हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत है, मैं जहाँ तक कर सकती हूँ। लेकिन हमारा अपना काम भी इतना फैला हुआ है, हर वक्त रिसोर्सेज देना मुश्किल होता है। अगर कोई अच्छा मशवरा भी दे दे तो वो भी बड़ी बात है। तो मैं चाहती हूँ कि ये जो यंग गर्ल्स हैं, गो टू सी सम पीपल हु आर वाइज एंड हु आर गॉडली, कि उनसे आप एक अच्छा मशवरा ले लें और फिर बहुत बड़ी बड़ी छलांगे ना लगाएं। और आखिरी बात मैं ये कहूँगी कि इसमें बहुत ज़्यादा सब्र और हिम्मत से काम लेना पड़ता है। अगर आप कहें कि नहीं अभी लोग भी हमें कुछ ना कहें, अभी जो है वो पैसे भी जो लोग दे रहे हैं वो बंद भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लीडर्स भी बातें कर सकते हैं। तो ऐसे टाइम में बहुत ज़्यादा परसिस्टेंस और बाहिम्मत और पेशेंस होना पड़ता है, वरना आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सिर्फ पैसे से आप सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। पैसे के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, अच्छी कंपनी आपकी,
अच्छे लीडर्स आपके इर्द गिर्द हों, प्रेयरफुल लोग हों। कई दफ़ा लोगों के पास पैसा है, विज़डम है, अच्छा प्लान भी है, लेकिन उनके जो इर्द गिर्द लोग हैं वो उनके सारे प्रोग्राम को फेल कर देते हैं। सो यू नीड गुड पीपल अराउंड यू। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू सो मच साजिदा, इतने खूबसूरत पैगाम के लिए और आपके काम के लिए। हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि खुदावंद आपको और ज़्यादा कामयाब करे। जी नाज़रीन, जैसे साजिदा ने कहा कि आजकल बच्चे जो हैं वो चाहते हैं कुछ बड़ा करना। हमेशा जब आप सोचते हैं, बहुत अच्छी बात है, हमेशा बड़ा सोचना चाहिए, लेकिन अगर आपको किसी छोटी सी चीज़ से, छोटे से काम से भी अपने काम को स्टार्ट करना पड़े तो उसको स्टार्ट करें। जब आप उसको स्टार्ट करेंगे, आपकी मेहनत, आपकी हिम्मत, आपका जो खुदा पे ईमान है, वो आपको यकीनन उसमें कामयाब भी करेगा और आपको तरक्की भी देगा। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम को देखते रहें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।